नमस्कार। 2026 की नवगठित बिहार सरकार के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज राज्य के नेतृत्व और मंत्रालयों में हुए इस भारी बदलाव को एक बहुत ही स्पष्ट और विजुअल तरीके से डिकोड किया जाएगा। विभागों का ये जो पूरा मायाजाल है ना, उसे आज बिल्कुल आसान बनाया जाने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे नेतृत्व परिवर्तन से, फिर बात होगी टॉप एग्जीक्यूटिव तिकड़ी की, उसके बाद प्रमुख चेहरे, कुछ कंफ्यूजन दूर करने वाले अंतर, कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर, और अंत में कुछ खास कैबिनेट हाइलाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के नेतृत्व परिवर्तन की। 7 मई 2026 का शपथ ग्रहण ये राज्य के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर है। 2025 के चुनावों के बाद ये केवल एक साधारण कैबिनेट फेरबदल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नया प्रशासनिक अध्याय शुरू हुआ है। और इस बदलाव का पैमाना क्या है? बस इस एक नंबर को देखिए, 37। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 34 बिल्कुल नए नियुक्त मंत्री शामिल हैं। मतलब राज्य को आगे ले जाने के लिए पूरी की पूरी एक नई टीम मैदान में आ चुकी है। इस पूरी टीम के कप्तान की बात करें तो सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिलचस्प बात यह है कि ये बिहार के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री का बनना ये एक बिल्कुल नई प्रशासनिक दिशा को दर्शाता है, जिसका आज बहुत ही निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरकार की टॉप एग्जीक्यूटिव तिकड़ी को, क्योंकि असल में सरकार का सबसे अहम कंट्रोल और कोर डिसीजन मेकिंग यहीं से संचालित होती है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें। उन्होंने महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से अपने पास रखा है। गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय, इन सब का सीधा कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथों में है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य की कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर सीधे मुख्यमंत्री की ही पैनी नजर रहने वाली है। और इनके साथ हैं 2 उप मुख्यमंत्री, जिनके बीच बड़े पैमाने पर वित्तीय, विधायी और संसाधनों के नियंत्रण का बंटवारा किया गया है। एक तरफ हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो वित्त और वाणिज्य कर जैसे भारी भरकम विभाग संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार चौधरी के पास संसदीय कार्य और बेहद अहम जल संसाधनों का नेतृत्व है। पूरा पावर स्ट्रक्चर काफी बैलेंस तरीके से बांटा गया है। अब आते हैं कुछ प्रमुख चेहरों और रोचक तथ्यों पर। नई सरकार में कई ऐसी हाई प्रोफाइल नियुक्तियां हुई हैं जिनके साथ दिलचस्प राजनीतिक विरासत और जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक समीकरण जुड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली नियुक्ति देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मतलब एक इतने बड़े सार्वजनिक सेवा विभाग की कमान एक बड़ी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले चेहरे के हाथों में दी गई है। ये निश्चित रूप से इस कैबिनेट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। एक और बेहद महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक तथ्य जो अक्सर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, वो है मोहम्मद जमा खान की नियुक्ति। वे इस नई कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के नजरिए से ये एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। अब जहां एक तरफ इतने बड़े बदलाव हुए हैं, वहीं कुछ रणनीतिक विभागों में निरंतरता भी देखने को मिलती है। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश, उन्होंने पिछली सरकार से पंचायती राज मंत्रालय को सफलतापूर्वक अपने पास बरकरार रखा है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर के प्रशासन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहीं विजय कुमार सिन्हा के मामले में एक बहुत ही स्पष्ट और लेजर फोकस्ड बदलाव किया गया है। एक बेहद अनुभवी नेता अपनी पिछली उप मुख्यमंत्री की व्यापक भूमिका से हटकर अब पूरी तरह से कृषि मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां एक इतने सीनियर नेता का सिर्फ इसी सेक्टर पर फोकस करना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। चलिए अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, अंतर पहचाने। इस नए रोस्टर में नामों के कुछ ऐसे ओवरलैप्स हैं जो सच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी लिस्ट को याद करते समय सबसे ज्यादा लोग कहां उलझते हैं? अक्सर एक जैसे नाम या मिलते जुलते विभागों को लेकर ही सबसे आम गलतियां होती हैं। इसलिए चीजों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने के लिए इन नामों को अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए कैबिनेट के 3 संजय को ही ले लीजिए।
ये अक्सर भारी भ्रम का कारण बनते हैं। इन्हें अलग अलग याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। संजय सिंह टाइगर उच्च शिक्षा और कानून में है, सिर्फ संजय कुमार के पास गन्ना उद्योग है, और संजय कुमार सिंह के जिम्मे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है। बस इन तीनों को आपस में कभी मिक्स नहीं करना है। इसी तरह विभागों के नाम भी फंसा सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। जल संसाधन और लघु जल संसाधन सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग विभाग हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी सामान्य जल संसाधन संभालते हैं, जबकि डॉक्टर संतोष सिंह सुमन लघु यानी माइनर प्रभाग को संभालते हैं। ठीक ऐसा ही हाल शिक्षा विभागों का भी है। स्कूल और सामान्य शिक्षा की बागडोर मिथिलेश तिवारी के पास है, जबकि उच्च शिक्षा का जिम्मा संजय सिंह टाइगर संभाल रहे हैं। इन दोनों शिक्षा विभागों को कभी एक मानने की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं के जनादेश पूरी तरह से अलग हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के बाद आइए अब नजर डालते हैं सरकार के दो सबसे मजबूत पिलर्स पर, कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी राज्य का विकास इन्हीं दोनों पर टिका होता है। ये वो प्रमुख अधिकारी हैं जिन्हें हम बिहार के भौतिक बुनियादी ढांचे का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। सुनील कुमार, नीतीश मिश्रा, कुमार शैलेंद्र और लेसी सिंह। सड़क, भवन निर्माण, उद्योग और आईटी, राज्य के आधुनिकीकरण और विकास का पूरा दारोमदार इन्हीं चेहरों के कंधों पर है। बुनियादी ढांचे के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण सहायता प्रणालियों यानी सोशल वेलफेयर का नेतृत्व भी बिल्कुल स्पष्ट है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता समाज कल्याण संभाल रही हैं, रेणु देवी पिछड़ा वर्ग और लक्ष्मण कुमार रोशन SC/ST कल्याण। देखा जाए तो समाज के हर वर्ग के उत्थान की सीधी जिम्मेदारी इन्हीं 3 मंत्रियों पर है। और अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, कैबिनेट हाइलाइट्स। चलिए उन बाकी बचे महत्वपूर्ण विभागों पर एक नजर डालते हैं जो इस 2026 की सरकार की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। यहाँ खेल और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और जरूरी क्षेत्रों की पहचान की गई है। श्रेयसी सिंह जैसी जानी मानी एथलीट को खेल मंत्रालय मिलना सच में एक बहुत ही शानदार कदम है। वहीं अरुण शंकर प्रसाद के पास श्रम और कौशल विकास है। ऊर्जा और आपदा प्रबंधन भी अनुभवी नेताओं के हाथों में सौंपे गए हैं, जो कैबिनेट की एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच को दर्शाता है। ये आखिरी ग्रुप पर्यावरण, पर्यटन और नागरिक प्रशासन जैसे जरूरी विभागों को कवर करता है। मदन साहनी मद्य निषेध में, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण में, केदार प्रसाद गुप्ता पर्यटन में और अशोक चौधरी खाद्य संरक्षण विभाग में। इन नियुक्तियों के साथ ही इस 37 सदस्यीय विशाल कैबिनेट की पूरी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, ये पूरी तरह से पुनर्गठित 37 सदस्यीय कैबिनेट 2025 के बाद बिहार के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगी? अनुभवी दिग्गजों और बिल्कुल नए चेहरों का ये जो अनूठा कॉम्बिनेशन बना है, ये राज्य की भविष्य की नीतियों को कैसे जमीन पर उतारेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्या ये नई टीम उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का यह विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।